बारात वाले दिन मेरी छोटी बहन ने मुझे खुद दुल्हन बनाया। फिर जो ही शौहर कमरे में आया तो मुझे देखते ही उसने तलाक दे दी और बोला, इतनी काली बीवी के साथ मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। मैं बड़ी हैरान हुई क्योंकि मैं तो बहुत खूबसूरत थी। मैं समझ गई कि छोटी बहन ने जानबूझकर ऐसा मेकअप किया है। यूं मैं तलाक के बाद रोती धोती जो ही मायके आई तो ये देखकर मेरी रूह लरस गई कि वहाँ पहले से ही छोटी बहन को अम्मा ने दुल्हन। मैंने सबसे झगड़ कर सुर्ख लहंगा पसंद किया था। अम्मी को मेहरून रंग बहुत पसंद था, जबकि फैशन भी मेहरून रंग का ही था। मगर दिल जो चाहता है वो बस चाहता है। मेरी रंगत भी काफी खिली खिली सी थी तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं सुर्ख रंग में बहुत खूबसूरत ही लगूंगी। शादी से महीना भर पहले ही अम्मी ने मुझे उपटन बना कर दिया था और मेरी छोटी बहनों की ड्यूटी लगा दी थी कि वो मुझे हर रोज उपटन लगाया करें। यूं मैं और भी निखर गई थी। जो भी मुझे देखता मेरी तारीफ किए बगैर ना रहता। मैंने आमिर की तस्वीर देखी हुई थी। आमिर बहुत हैंडसम लड़का था। मैं अपनी शादी से बेइंतहा खुश थी। भाइयों वगैरह ने रस्म में इंतहाई करीबी लोगों को ही बुलाया था। मेरी 6 सहेलियां थी और मोहल्ले की 2-4 औरतें। जब से अबू का इंतकाल हुआ था अम्मी हजूम से घबराने लगी थी, इसलिए बारात वाले दिन भी अम्मी ने मेरे ससुराल वालों को खास ताकीद कर रखी थी कि बारात मुख्तसर सी हो। अम्मी अक्सर अबू को याद करके रो देती थी। अगर आज मेरा शौहर जिंदा होता तो मुझे कोई परेशानी ना होती। मैं ही अम्मी को दिलासे देती रहती थी, लेकिन जो भी था उन्होंने मुझे और मेरी बहनों को बाप बनकर पाला था। अम्मी जवानी में ही बेवा हो गई थी। तब जमा पूंजी खत्म होने लगी तो उन्होंने पार्लर का काम शुरू कर लिया और फिर घर के ही एक कमरे में चंद मेकअप की चीजें रखकर अल्लाह पर भरोसा करके काम शुरू कर लिया था। अल्लाह ने देखते ही देखते बरकत डाल दी थी। अम्मी के हाथ में इस कदर सफाई थी कि बहुत सी खवातीन तो दूर दराज के शहरों से दुल्हन बनने इनके पास आती थी। मैंने भी अम्मी से कहा था, अम्मी मुझे आप ही तैयार कीजिएगा। अम्मी ने भी मेरी बात मान ली थी। मेहंदी की सारी रात मैं सो ना पाई थी। अपने मुस्तकबिल के मुतालिक सोचकर जहां मैं खुश हो रही थी वहीं ढेरों वहम मुझसे लिपट गए। मैंने सारी रात दुआ में गुजार दी। सुबह होने में अभी चंद घंटे रहते थे जब आमिर का नंबर मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाने लगा था। ये इंतहाई गैर मुतवक्का फोन कॉल थी जो मुझे खुश कर गई। मैंने फोन उठाया तो आमिर इंतहाई दिल फरेब अंदाज में बोला, मैंने आपको मुबारकबाद देने के लिए कॉल की। कल आपकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला है। मैंने सोचा क्या आपको बेस्ट ऑफ लक ही बोल दूं। मैं आमिर की बात सुनकर हंसती थी। चंद लम्हे हमने इधर उधर की बातें की थी, फिर आमिर ने फोन बंद कर दिया। सुबह हुई तो छोटी बहनें बारी बारी मुझसे लिपट कर रोती रही थी। अम्मी ने भी मुझे ढेरों प्यार किया था। फिर बारात का वक्त होने लगा तो अम्मी जल्दी से मुझे तैयार करने बैठ गई। अम्मी ने अपना बेहतरीन मेकअप निकाला था। उन्होंने कई घंटे मुझे दुल्हन बनाने में सर्फ किए थे। जब मैं तैयार हो गई अम्मी ने मुझ पर 4 कुल पढ़कर दम कर दिया। फिर अम्मी ने मेरे सर पर कई नोट वार कर मेरा सदका भी दिया। फिर अम्मी ने मेरे चेहरे पर घूंघट गिरा दिया और बोली, तुम्हें मेरी जान की कसम है घूंघट मत हटाना, ना अपना चेहरा दिखाना। तुम्हारी छोटी बहनें तुम्हारी मिन्नत करी या सास हुक्म दे, तुम्हारा ये घूंघट तुम्हारा शौहर ही हटाएगा। अम्मी की बात सुनकर मैं सख्त बदमजा हो गई थी। मैं बोली, अम्मी घूंघट का जमाना गुजर चुका है। अब तो दुल्हन अपनी शादी पर डांस भी कर लेती हैं। अगर मैं घूंघट करके गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अम्मी बोली, एक दिन का मजाक अच्छा है, कम अज कम तुम्हें नजर तो नहीं लगेगी ना। मेरी शादी पर भी मुझे नजर लग गई थी। अब देखो शादी के चंद साल के बाद ही मैं बेवा हो गई थी। अम्मी बात करते हुए रो पड़ी थी। अम्मी के आंसू एक ऐसी चीज थी जिसके आगे मैं हथियार डाल लेती थी। मैं बोली, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, रोने की जरूरत नहीं है। अम्मी खुश हो गई। 1 घंटा मैं यूं ही सोचती रही, अम्मी कम अज कम मुझे तो अपना चेहरा देखने की इजाजत दे देती, मैं भी खुद को एक नजर देख लेती। खैर जब मेरी बारात आई तो मेरा ध्यान दूसरी जानिब लग गया था। अब मैं अपनी रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करती रही और इंतजार करती रही कि कब मुझे स्टेज पर बैठने के लिए बुलाया जाएगा। मौलवी साहब आए और निकाह के लिए इजाजत ले गए थे। अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि रुखसती का शोर होने लगा। तब मुझे पता चला कि अम्मी ने मुझे मेरे दूल्हे के साथ स्टेज पर भी बैठने नहीं दिया था। मेरी अम्मी और इनके वहम मैंने सर ही पीट लिया। मैं रुखसत होकर शौहर के घर गई तो मेरी सास ने 1-2 रस्म करने के बाद मुझे मेरे शौहर के कमरे में बिठा दिया था। मैं बेड पर बैठी इनके आने का इंतजार कर रही थी। अब तो नींद भी आने लगी थी। तभी कमरे का दरवाजा खोलकर आमिर अंदर आ गए और मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, शगुफ्ता आज तुम्हारा साथ पाकर मैं बेइंतहा खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए मुंह दिखाई लेकर आया हूँ। तब आमिर ने मेरा घूंघट पलट दिया था और सोने का सेट मेरे सामने कर दिया। मैंने आमिर का मुंह देखा तो उसकी मुस्कुराहट कहीं गायब हो चुकी थी। इसकी आंखों में उभरने वाले जज्बात कहीं खो चुके थे। अब वहाँ गुस्सा ही गुस्सा था। मैं हैरत ज़दा से उसका मुंह तकती रह गई। आमिर ने एकदम ही मुझे कलाई से पकड़ा और बिना कुछ कहे
घसीटता हुआ बाहर ले गया था। वो बोला, अम्मी ये देखें मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। होड़ दिखाकर लंगूर मेरे पल्ले बांध दी गई है। मेरी सास भी शशदा रह गई और बोली, ये क्या मनहूसियत मारी शक्ल मेरे बेटे के पल्ले बांध दी गई है। मेरा इकलौता बेटा है, मैं हरगिज इस काली कलोटी को अपने घर में नहीं रखूंगी। तभी आमिर बोले, अम्मी मैं धोखेबाज लोगों से निपटना बखूबी जानता हूँ। ये क्या समझती है कि एक बार शादी हो जाए तो धोखे की बुनियाद पर इसका घर बस जाएगा? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं डरते हुए बोली, आखिर मेरा कसूर क्या है? आमिर बोले, शगुफ्ता मैं पूरे होशावास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं नहीं करती रह गई थी। मेरी आंखों से आंसू टपकते चले जा रहे थे, लेकिन आमिर को मुझ पर रहम न आया। उसने 3 तलाकें दी और मुझे छोड़कर बाहर निकल गया। मेरी सास ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया और मेरे लिए टैक्सी मंगवा दी, मगर मैं इन सब से कबल एक बार आमिर के कमरे में गई और जरूरी सामान उठाते हुए मेरी नजर आईने पे पड़ गई। मेरा दिल दंग सा रह गया था। मैं आईना देखकर डर गई। शीशे में एक स्याह सी लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर इतना ही गंदा मेकअप किया हुआ था। लिपस्टिक आधे चेहरे तक फैली हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं समझ गई कि ये सब अम्मी का किया धरा है। उन्होंने ही मेरा ये चेहरा बिगाड़ा है, तभी तो वो मुझे आईना देखने से मना कर रही थी। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। टैक्सी आ गई और मैं उजड़ी हुई अपनी माँ की दहलीज पर एक बार फिर से आ गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं जैसी ही घर पहुंची तो अपनी माँ को दुल्हन बना हुआ पाया था। मुझे लगा जैसे मैं अब सांस भी ना ले पाऊंगी। अम्मी ने अपनी शादी वाला लहंगा पहना हुआ था और सेवरात से लदी हुई ब्राइडल मेकअप किए हुए थी। मैं अम्मी को देखकर चीखें मार मार कर रोने लगी थी। मैं बोली, आखिर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अम्मी मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? अम्मी दुल्हन बनी हुई थी, वो महवे रक्स थी, खुश भी थी। मुझे देख कर भी वो रक्स से बाज न आई और देखते ही देखते चकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। मैं हक्का बक्का सी उनको तकती रह गई थी। फिर मैंने झुक कर जमीन पर गिरी माँ को झंझोड़ने लगी थी। मैं चीख चीख कर कह रही थी, अम्मी उठें, उठकर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दें। आपने मेरे साथ ये सब आखिर क्यों किया? मेरी चीखों की आवाज से मेरी बहनें भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वो भी भाग कर अम्मी के कमरे में आ गई थी। सामने का मंजर देखकर वो शशता सी खड़ी थी। मुझसे 2 साल छोटी अलीना आगे बढ़ी थी। उसने अम्मी का मेकअप वगैरह उतारा, ज़ेवरात वगैरह उतारे। अलीना की देखा देखी इससे छोटी बहन मेरी जानिब आई थी। मेरे चेहरे से स्याह मेकअप साफ कर दिया था। इतनी ही देर में एम्बुलेंस आ चुकी थी। न जाने किसने कॉल की थी। हम बहनें अम्मी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि अम्मी कोमे में चली गई हैं। मुझे मेरा दिमाग फटता हुआ महसूस होने लगा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। न जाने कितनी सादतें यूं ही गुजर चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया था। अलीना मुझसे लिपट कर रोने लगी थी। वो बोली, शगुफ्ता बाजी, आपकी छोटी बहनें कमजोर पड़ चुकी हैं, अम्मी कोमे में हैं, आप बिस्तर से लग चुकी हैं, हमें आपकी साथ की बहुत जरूरत है। खुदारा ठीक हो जाए ना, हमें दिलासा दे। मेरा जी चाह रहा था कि मैं पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूं, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहनों की खातिर हिम्मत करना ही पड़ी थी। मैं उठ बैठी थी। मैं अम्मी के पास गई तो वो दुनिया व माफिया से बेखबर पुरसकून नींद सो रही थी। मैं इनके पास बैठ कर बोली, अम्मी मैं आपका मरते दम तक ख्याल रखूंगी, हर लम्हा आपकी सेहत याबी के लिए दुआ करूंगी। ये नहीं कि मुझे आपसे किसी किस्म की कोई हमदर्दी है और ना ही इसलिए कि मैं आपके लिए परेशान हूँ। मैं फकत ये चाहती हूँ कि आप सेहत याब हो जाएं और मुझे ये बता दें कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे किस जुर्म की सजा दी है। मैं इतना कहकर कमरे से निकल गई थी। अलीना और सादिया ने मुझसे पूछा, बाची आपकी तो शादी हो गई थी, फिर आप रात की इस पहर घर कैसे पहुंची थी? मैंने उनसे किसी किस्म की कोई बात ना छुपाई और साफ अल्फाज में बता दिया था कि मुझे तलाक हो गई है। मेरी दोनों बहनें हैरानगी से मुझे देखती रह गई थी। उन्होंने तो मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने इस तलाक की वजह पूछी तो मैंने इनसे कह दिया, मैं वजह नहीं जानती, अम्मी जानती है, बस दुआ करो कि किसी तरह अम्मी ठीक हो जाए और मैं इनसे पूछ सकूं कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। अलीना और सादिया मुझसे लिपट कर बड़ी देर तक रोती रही थी, मगर मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। अम्मी को कोमे में गए हुए 1 हफ्ता हो गया था। मैंने घर और अस्पताल के तमाम मामलात अपने जिम्मे लेकर अपनी 2 बहनों को कह रखा था कि तुम दोनों अपनी तालीम पर तवज्जो दो। मैं अम्मी के इलाज में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने दे रही थी, मगर वो किसी तौर पर भी बेहतर नहीं हो रही थी। मैंने डॉक्टर से इस मुतालिक पूछा तो वो बोला, ऐसा लगता है जैसे आपकी वालदा की तरफ से कोई बाहरी बोझ सरक गया हो। वो बेहतर होना ही नहीं चाहती, वो ज़हनी तौर पर मौत के लिए तैयार बैठी हैं। मैंने बड़ी बेयकीनी से डॉक्टर की गुफ्तगू सुनी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी माँ मुझे अज़ा में डालकर पुरसकून हो गई हो। मैंने सोच लिया था कि मैं तब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहूंगी जब तक कि वो मुझे मेरे तमाम सवालात के जवाब नहीं दे देती। मैंने अम्मी से पार्लर का काम सीख लिया था। अब उनकी गैर मौजूदगी में घर की इंतजामात
चलाने के लिए मैंने ही पॉलर चलाना शुरू कर दिया था। अम्मी के सभी कस्टमर्स मेरे काम से राजी थे, इसलिए मुझे किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। अलीना और सादिया को भी मैंने संभाला हुआ था, मगर मैं खुद को संभालने में अब तक नाकाम रही थी। मैं सारी रात सो ना पाती थी, आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवालात करती रहती थी। अम्मी की भी सेहत में किसी किस्म की बेहतरी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो पुरसकून हो चुकी थी। अब मैंने इनका सुकून बर्बाद करने की ठानी थी। मैं हर रोज घंटा भर अम्मी के पास जाकर बैठ जाती थी और इधर उधर की बातें करती रहती थी। एक दिन मैं बोली, अम्मी, अलीना और सादिया का रिश्ता निहायत अच्छे घर से आया है, जहाँ वो दोनों बहुत सुखी रहेंगी, मगर आप जानती हो क्या, मैं उन दोनों के साथ वही कुछ करूंगी जो आपने मेरे साथ किया था। मैं उन दोनों का बिल्कुल वैसा ही हाल करूंगी जैसा आपने मेरा किया था। यूं मैं हफ्ता भर अम्मी के पास जाती रही और कभी ये कहती कि मैंने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है, तो कभी कहती कि कुछ ही दिनों में इनकी शादी करने वाली हूँ। डॉक्टर ने बताया था कि अम्मी अब बेहतर होने की कोशिश करने लगी हैं, इनकी हालत में बेहतरी आ रही थी। यही तो मैं चाहती थी। जो पूरे 7 माह कोमे में रहने के बाद अम्मी एक दिन होश में आ गई थी। मुझे डॉक्टर का फोन आया, आपकी वालदा शगुफ्ता शगुफ्ता पुकार रही हैं, आप इनसे आकर मिल ले। मेरी आंखों से बेशुमार आंसू बह निकले थे। ये आंसू खुशी के हरगिज नहीं थे, गम के भी नहीं थे, बल्कि इस अजियत के थे जो मैंने इन 7 महीनों में गुजारी थी। मैं हॉस्पिटल पहुंची तो अम्मी मेरी तरफ देख कर रोने लगी थी। वो बोली, शगुफ्ता, मैं ठीक हो गई हूँ, कुछ दिन इंतजार कर लो, फिर अपनी बहनों की शादी करना, अभी मेरा इंतजार कर लो। मैं बोली, अम्मी, परसों उनकी बारात है, अब मैं कैसे शादी को आगे बढ़ा दूं। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी कमी हरगिज महसूस नहीं होने दूंगी, और खानदानी रवायात के मुताबिक ही इन दोनों का वैसे ही मेकअप करूंगी जैसा आपने मेरा किया था। अम्मी रोने लगी तो मैं इन्हें किसी भी किस्म की तसल्लियां दिलासे दिए बगैर ही वहां से उठ गई थी। 2 दिन तो मैं अम्मी के साथ यूं ही आंख मचोली खेलती रही थी। तीसरे दिन मेरी अम्मी रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी थी। तब मैंने पहली बार अम्मी से कहा था, आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया था? मैं सच जानना चाहती हूँ, आप मुझसे कोई बात ना छुपाइएगा। आज अम्मी की सेहत भी काफी बेहतर लग रही थी। अम्मी बोली, शगुफ्ता, पहले तो मेरी दास्तान सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हारे तमाम सवालात के जवाब दे दूंगी। यह आज से 27 साल पहले की बात है, जब मैं जवान थी, लेकिन मेरा नसीब स्याह था। मैं 3 साल की थी जब मेरी खाला ने मेरा रिश्ता अपने 7 साल बेटे के साथ तय कर दिया था। ये बात पूरे खानदान में फैल चुकी थी कि परवीन खालिद की है। बड़ों के मुंह से हर वक्त जब ये अल्फाज सुनती रही तो मेरे दिल में भी खालिद का ख्याल पैदा हो चुका था। मैं ज्यों बड़ी होती गई, मेरे दिल पर खालिद का कब्जा बढ़ता चला गया। मैं और खालिद बहुत अच्छे दोस्त थे। वो BA पास करके लंदन आला तालीम की खातिर चला गया था। वो मुझसे वादा करके गया था कि वो हमेशा मेरा ही रहेगा, मगर फकत एक ही महीने में मुझे महसूस होने लगा था कि वो बदल गया है। वो मुझसे दामन छुड़ाने लगा था। पहले तो ढेरों खत भेजता था, मगर उसने खतूत का सिलसिला भी बंद कर दिया था। मैं खाला के सीने लगकर रोती रही, इनसे शिकायत करती रही कि खालिद बदल गया है, वो किसी गोरी के इश्क में मुब्तला हो गया है। खाला ने मुझे कहा कि पागल मत बनो, मैं किसी गोरी को अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। अब मैं खाला को क्या समझाती कि इश्क में ये सब नहीं चलता। मोहब्बत तो ये चाहती है कि जो हमारा है वो किसी की तरफ निगाह भी ना उठा कर देखे। खैर, वक्त गुजरता गया था। मैंने खुद को घरदारी में मसरूफ कर दिया। जब मैं हर काम में थक गई तो मैंने पॉलर का काम सीख लिया था। 2 साल बड़ी मुशक्कत में कटे, मगर वक्त की यही बात तो सबसे भली है कि वक्त कैसा भी हो आखिर कट ही जाता है। मेरा मुश्किल वक्त तो था, मगर मैं ये ना जानती थी कि मेरा मुश्किल तरीन वक्त शुरू होने वाला है। खालिद जब वापस लौटा तो उसकी आंखों में मुझे अपने लिए किसी किस्म की कोई मोहब्बत नजर न आई थी। वो मुझसे निगाह बदल गया था। मैं एक बार फिर से खाला के सामने रोने लग गई थी। खाला ने फिर दिलासा दिया। मैं भी खालिद के आगे पीछे होने लगी। एक दिन मुझे खाला ने बुलाया था कि तुम घर आ जाओ, हम दोनों मिलकर खालिद की पसंद का खाना बनाएंगे, फिर तुम दोनों को अकेले बैठकर बात करने का मौका भी मिल जाएगा। मैं खुशी खुशी हामी भर चुकी थी। मैंने और खाला ने 3 घंटे लगाकर बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से खाना तैयार किया था, मगर खालिद ने कहकर खाना खाने से इनकार कर दिया था कि वो बाहर से खाकर आया है। मेरी आंखें आंसू से भर गई थी। फिर खालिद ने मुझे बुलाया और कहा, जरा छत पर तो आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं जल्दी जल्दी छत पर गई तो खालिद ने मेरे हाथ में मंगनी की अंगूठी थमा दी थी। वो अंगूठी मैंने खालिद को लंदन जाने से पहले दी थी। खालिद बोला, मैं अब ये मंगनी आगे नहीं चला सकता, मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। एक ही लम्हे में मेरी आंखों से भरे आंसू टूट कर गिर गए थे। मैं रोते हुए बोली थी, खालिद, तुम नहीं जानते क्या, ये अंग्रेज औरतें वफादार नहीं होती, तुम इनकी खातिर मुझे मत छोड़ो। खालिद बोला, मैं किसी अंग्रेज औरत से प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तो निगहत से शादी करना चाहता हूँ। खालिद के अल्फाज मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। खालिद ने मेरी छोटी बहन निगहत का नाम ले लिया था। मैं आंधी तूफान की
طرح گھر پہنچی تھی۔ میں نے نگہت کو مار مار کر اس کا حشر بگاڑ دیا تھا اور اسے مارتی جاتی اور کہتی جاتی کہ تمہیں عشق لڑانے کے لیے میرا ہی منگیتر ملا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ ہی عشق پر کس کا زور چلتا ہے۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر شخص نے خالد اور نگہت پر ملامت کی تھی۔ ابو نے نگہت کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو خالد نے اعلان کر دیا کہ وہ چھت سے کود کر جان دے دے گا۔ خالد خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ خالہ اس کی دھمکی میں آ گئی۔ انہوں نے اپنے سر سے چادر اتار کر ابو کے قدموں میں رکھ دی۔ ابو بے بس ہو گئے۔ ابو نے مجھ سے معافی مانگی۔ یوں نگہت اور خالد کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، جبکہ مجھے آئے روز رشتے والے دیکھنے آتے تھے، مگر جیسے ہی انہیں یہ پتہ چلتا کہ میری ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے تو وہ مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے۔ ابو فکر سے بوڑھے ہو گئے تھے۔ پھر ہمیں خبر ملی کہ نگہت امید سے ہے۔ سارے گھر والے مجھ سے چھپ کر خوش ہوتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میری ہائے میری بہن کو لگ جائے گی، لیکن جب منگیتر ہی بے وفا نکلا تو بہن سے کیسا گلا شکوا۔ میں نے کبھی بھی اپنی بہن کو بددعا نہیں دی تھی، مگر میری ہر روز کی عزت، میرے آنسو اسے کھا گئے تھے۔ نگہت ڈلیوری کے دوران ہی مر گئی۔ اس کی بچی زندہ بچ گئی۔ ننھی سی بچی کو خالہ سنبھال نہ پائی تو انہوں نے ایک بار پھر سے ابو کے آگے ہاتھ پھیلا کر میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ حالات ابو کے سامنے تھے، مجھے کوئی قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھا، تو ابو نے میرا رشتہ خالد سے طے کر دیا۔ میں دلہن بن کر خالد کے گھر آ گئی، مگر وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ تم جانتی ہو خالد کون ہے؟ امی کے سوال پر میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، میں کسی خالد کو نہیں جانتی۔ امی بولی، خالد تمہارا باپ ہے شگفتہ، خالد انور، جس سے میں نے شادی کے بعد ہمیشہ انور کہہ کر پکارا تھا، کیونکہ مجھے ان کے نام سے بے وفائی کی بو آتی تھی۔ نگہت کی بیٹی تم ہو شگفتہ۔ امی کی باتیں سن کر لگا جیسے میرا سانس رک گیا ہو، دل کی دھڑکن تھم گئی ہو۔ کیا میری ماں پروین نہیں تھی؟ نگہت کون تھی؟ میں نے تو نہ کبھی اس کا ذکر سنا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی تصویر دیکھی تھی۔ میں رونے لگی۔ امی بولی، پورے 2 سال تمہیں اٹھا اٹھا کر پھرتی رہی، تم ذرا سا روتی تو خالد مجھے کہتا کہ تم ستیلی ماں ہونا، تبھی تو میری بچی تم سے مانوس نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں بھی عطا کر دی، مگر خالد نے کبھی ان سے ویسی محبت نہیں کی تھی جیسی تم سے کرتا تھا۔ اللہ گواہ ہے، میں نے تمہیں ماں بن کر پالا تھا، بلکہ میں تو تمہاری احسان مند تھی کہ تمہاری وجہ سے مجھے میری محبت مل گئی۔ ایک دن تم کھیلتے ہوئے گر گئی تو خالد نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس دن کے بعد تو تم مجھے نگہت لگنے لگی تھی، مجھے تم سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سے اس چیز کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ لو دیکھو، میں نے تم سے بدلہ لے لیا، مگر میں اب بھی خوش نہیں ہوں، بلکہ مجھے اپنی ہی وجود سے گھن آنے لگی ہے۔ تم تو میری بیٹی تھی، پھر میں نے ایسا کیوں کیا؟ امی بیڈ سے اٹھ کر میرے پاؤں میں گر گئی، مجھ سے معافیاں مانگنے لگی تھی۔ میں نے امی سے کہا، آپ مجھ سے ایک سودا کر لیں، آپ میری ماں نگہت کو معاف کر دیں۔ امی روتے ہوئے بولی، میں نے نگہت کو اللہ کی خاطر معاف کیا۔ میری آنکھیں بھی آنسو سے لبریز ہو چکی تھی۔ میں نے اس عورت کے لیے اگلے جہاں کی منزل آسان کر دی تھی جو مجھے اس دنیا میں لاتے ہوئے چل بسی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا، فقط اپنی سگی ماں نگہت کی خاطر۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔